ना 1 मिनट के अंदर अंदर सारे लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑफ नजर आए तो बिन इंफॉर्मेशन के आई विल रिमूव यू। मेरा ध्यान उधर नहीं जाना चाहिए, आपके कैमरा की तरफ। हाँ, लास्ट क्लास में व्हाट वी डिड, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मैम न्यू चैप्टर स्टार्ट की थी, फेरा एंड फेमा। फेरा एंड फेमा में कुछ हुआ था? नो मैम, बस अभी अपने मन से कुछ इंट्रोडक्शन दी थी इसके बारे में। क्या क्या इंट्रोडक्शन दिया गया अब तक? मैम अभी बस फेरा और फेमा का फुल फॉर्म बताई थी और ये कब स्टार्ट हुआ था ये सब बताई थी मैम। कंपैरिजन भी हुआ था? ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं होता लास्ट क्लास में क्या हुआ। आई जस्ट वांटेड टू चेक योर मेमोरी। हमने फेमा और फेरा का डिफरेंशिएशन भी देखा था, इफ यू रिमेम्बर। यस, हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में जाना, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, है ना? यस मैम। ये रहा पीडीएफ आपके फेरा सामने। में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती थी? ओके, तो सबसे पहले फेरा कब आया था? सबसे पहले 1947। उसके बाद 73। 1973। ठीक है, फिर फेमा फाइनली कब इंट्रोड्यूस हुआ? फिर कब रिप्लेस हुआ था? 1999। ठीक है, और इन्फोर्स कब हुआ था? 1999। हाँ, उस वक्त रिप्लेस हो गया था, लेकिन इन्फोर्स कब हुआ था? आ चुका था, रिप्लेस कर चुका था 1999 में, बट फोर्स में आया था 2000। 1 जून 2000। वेरी गुड। तो जो लोग क्लास में नहीं थे, फटाफट रिकैप करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे नाम ही इसका बताया जा रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, यानी अगर हम इंडिया के अंदर किसी टाइप का ट्रांजैक्शन अगर करते हैं, लाइक श्वेता ने यहीं पे लैंड खरीदा, तो क्या वो फेरा के अंदर आएगी? फेरा ही फेमा, फेमा ही बोलते हैं क्योंकि अभी फेमा करंट लॉ है। फेमा के अंदर आएगी क्या श्वेता? नो मैम। नो, क्योंकि ट्रांजैक्शन आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉर्डर होना चाहिए, यानी दो कंट्री का ट्रांजैक्शन हो, जहां पे दो कंट्री का जैसे रुपी और डॉलर जैसे एक्सचेंज हो रहा है, तो उसमें फेमा इंडल्ज होगा। ठीक है, अंडरस्टूड? जैसे मान लीजिए, या मान लीजिए कहीं बाहर पढ़ने के पर्पज से गए, किसी बिजनेस पर्पज से गए, ठीक है, या बाहर के लोग, बाहर इन द सेंस मतलब इंडिया से बाहर की बात कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ इंडियन पर्सन अगर बाहर जा करके कुछ कर रहे हैं, किसी भी पर्पज से बाहर जा रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई के पर्पज से, चाहे वो बिजनेस के पर्पज से, या फिर बाहर के लोग अगर यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, तो अगेन बाहर के लोग यहाँ आए तो करेंसी एक्सचेंज होगा, यहाँ के लोग वहां गए करेंसी एक्सचेंज होगा। यस और नो? तो क्या हो रहा है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो। यस, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, दैट विल बी डेल्ड अंडर दिस फेरा, सॉरी फेमा। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे देखिए, have you ever thought why the government needs foreign currency when the people are still residing in India? ठीक है, क्या जरूरत है फॉरेन करेंसी का? तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जांपल। इफ अ पर्सन इज रिसाइडिंग इन इंडिया and wants to go abroad for purpose of job, traveling, education, migration or any other reason requires foreign currency. ठीक है, इनमें से किसी भी पर्पज से अगर हम बाहर जा रहे हैं, उसके लिए हमें चाहिए फॉरेन करेंसी। Similarly, if the person residing outside India and for similar purposes wants to come here, then the person require Indian currency. ठीक है, बाहर का कोई बंदा अगर अंदर आएगा तो उस केस में भी उसको इंडियन करेंसी चाहिए होगा। If an Indian resident goes outside, then that is outflow. इंडियन अगर जा रहा है यानी रुपी बाहर की तरफ जा रहा है ना, यानी आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसी का, और कोई पर्सन विजिट कर रहा है इंडिया, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज इनफ्लो ऑफ द फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो क्या हो गया आपका फेमा का? टू मैनेज and balance this inflow and outflow of the foreign currency is the main objective of FEMA. Okay, and who is the concerned authority for that? So RBI has been given all these concerned authority. समझ आया? RBI is the governing authority for this management. समझ आया?
यस मैम। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही है, इनफ्लो और आउटफ्लो को, इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉरेन करेंसी का अगर हम मैनेज करते हैं, ये मैनेजमेंट करने वाली अथॉरिटी है आपकी फेमा। ठीक है, और ये फेमा अथॉरिटी किसको दे रखा है? आरबीआई को। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कब इन्फोर्स हुआ? तो फेमा का पहले फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, 1973 में रिप्लेस हुआ। ये फेरा 1973 was replaced by FEMA 1999. ठीक है, and FEMA was enacted by Parliament of India and it came into force on 1st June 2000, यानी काम करना शुरू हुआ 2000 में। ठीक है, इसके अलावा इसको 49, ये सारा कीवर्ड है, आई सपोज आप लोग लिख रहे हैं जितना की मैटर है इसमें, रफली लिख रहे हैं ना सब लोग नोटबुक में? यस मैम। आगे बढ़ते हैं, कितना सेक्शन है टोटल? 49 सेक्शन है जो 7 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। द रीजन फॉर द रिप्लेसमेंट इमर्ज्ड बिकॉज इट वाज एन सूटेबल फॉर प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट। प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट आपको मैंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी के टाइम में मैंने आपको बताया था कि 1991 के बाद रिक्वायरमेंट थी कि ये जो स्ट्रिक्ट जितना नियम कानून है, पहले आपको जैसे देखे होंगे 91 से पहले, यानी एलपीजी के इंट्रोड्यूस होने से पहले कितना स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन था, इवन हर लॉ में, नॉट ओनली इन फेमा, नॉट ओनली इन फेरा, हर लॉ में स्ट्रिक्ट था। ठीक है, बाहर के लोग आकर के इंडस्ट्री सेट नहीं कर सकते थे, इंडस्ट्री सेट करना है तो आपको लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती थी। आपने देखा था इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में कैसे ग्रेजुअली लाइसेंसिंग वाला सिस्टम कम होता चला गया। इफ यू रिमेम्बर, पहले कितना था? 23, फिर होके आया 5, है ना, इस तरीके से रिड्यूस किया गया। और अभी प्रेजेंट में क्या है, सिर्फ ड्रग्स या आपका एटॉमिक एनर्जी, ये सब में ही हम लोग लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है, नहीं तो ऑलमोस्ट हर जगह हम लोग विदाउट लाइसेंस भी इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप पहले देखते थे आईबीएम जैसी कंपनी, कोका कोला जैसी कंपनी कंट्री को छोड़ के जाना पड़ा था। ठीक है, और फिर 91 के बाद वो सबको भी थोड़ा लिबरलाइज किया गया। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया कि क्यों रिप्लेसमेंट क्यों जरूरी था। फेरा जब था तो फेमा का रिप्लेसमेंट क्यों हुआ, फेमा क्यों लाया गया? तो दैट इज द मेन रीजन कि प्रीवेलिंग इन्वायरमेंट के लिए वो सुटेबल नहीं था, फेरा सुटेबल नहीं था। इतना स्ट्रिक्ट नियम कानून अगर वो रखता तो हमारी कंट्री फ्लरिश नहीं होती फॉरेन एक्सचेंज के मामले में। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। ऑन अदर हैंड, फेमा वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द चेंजेस बिकॉज ऑफ द न्यू लिबरल एंड चेंजिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, इट वाज द रिक्वायरमेंट कि अब न्यू और लिबरल थोड़ा इन्वायरमेंट हो, बिजनेस इन्वायरमेंट थोड़ा लिबरल हो, दैट्स व्हाई फेमा वाज इंट्रोड्यूस्ड। अदर देन दैट, also earlier FERA was passed due to the insufficient foreign exchange in the country. ठीक है, पहले आपको पता था कि आपका जो फॉरेन एक्सचेंज था जब फेरा के एरा में, ये काफी कम हो चुका था। तो फेमा वाज पास्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू रिलैक्स द कंट्रोल ऑन द फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का जो कंट्रोल है उसको थोड़ा रिलैक्सेशन मिले, इसके लिए फेमा इंट्रोड्यूस किया गया था। हेड ऑफिस वगैरह इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड। हेड ऑफिस ऑफ फेमा इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, known as enforcement directorate and is headed by the director। ठीक है, या तो डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट बोलिए या तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ठीक है, दोनों सिमिलर ही है। ऑलराइट, इसको आप कई जगह कई बुक्स में आप देखेंगे, इसको डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट दोनों तरीके से लिखा हुआ है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, पहले सुना है आपने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में? जितना भी फाइनेंशियल इशू है ना, वो इसी के पास आती है, इसी अथॉरिटी के पास आती है। मनी रिलेटेड जितना भी कंसर्न होगा, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह से रिलेटेड, वो इसी अथॉरिटी के पास आएगी। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं कौन कौन अथॉरिटीज है फीमा के अंदर। अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया? हमने डिस्कशन किया इंट्रोडक्शन पार्ट, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फीमा में हम लोग क्या देखते हैं, इसके अलावा अभी हम लोगों ने देखा इन्फोर्समेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं अथॉरिटीज की। तो बेसिकली 3 मेन अथॉरिटी आपको नजर आएगा फीमा में। ठीक है, कौन कौन? नंबर 1 इज आरबीआई। ठीक है, नंबर 2 इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दोनों है कंट्रोलिंग अथॉरिटी, लेकिन रूल बनाने की अथॉरिटी आरबीआई को नहीं दी गई है।
ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनएक्ट्स द लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, एंड आरबीआई इंश्योर करेगा कि उसका इन्फोर्समेंट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और तीसरी अथॉरिटी है जो अभी हमने डिस्कशन किया, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, इसको हम लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजिंग अथॉरिटी। ओके, तो अगर पूछा जाए कि फेमा में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन है, इट विल बी डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। ठीक है, और इसके अलावा मैनेजिंग और कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है, तो आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर यहां तक, क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. Okay, shall we proceed now? अब देखिए ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5-6 पॉइंट है ऑब्जेक्टिव का। पहले ये पढ़ लीजिए, फिर इसका मैं इजी तरीका बताऊंगी कैसे आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव में पहला है टू इन्फोर्स एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज। ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, तो यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज को इन्फोर्स करने की। ठीक है, और अमेंड करने की लॉ रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर। दूसरा टू सिंप्लीफाई एंड ईज द एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। अभी एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट कहने का मतलब क्या है, अब इनफ्लो और आउटफ्लो की अगर मैं बात करूं तो विच वन इज बेटर फॉर इंडिया, इनफ्लो हो ज्यादा वो बेटर है या आउटफ्लो हो ज्यादा वो बेटर है? फॉरेन एक्सचेंज आए, इनफ्लो, ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज आए ये कैसे पॉसिबल होगा, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे इंपोर्ट करेंगे? ऑब्वियसली जब मेरे साइड से सामान जाएगा तो ही ना फॉरेन करेंसी अंदर आएगा या इनफ्लो होगा। ठीक है, इसी चीज के लिए हम लोग का ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि इसको सिंप्लीफाई करना एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है टू प्रमोट द सिस्टमेटाइज डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ अ हेल्दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को हेल्दी बनाने की बात की जा रही है। फिर किसी टाइप का डिस्पैरिटी मतलब भेदभाव ना हो। ठीक है, अगर है तो रिमूव दैट भेदभाव। ठीक है, नेक्स्ट इज टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट द एम्प्लॉयमेंट बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट लोग को किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। ठीक है, उनके एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करना, ये अगेन नेक्स्ट पर्पस है। नेक्स्ट टू यूटिलाइज द फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्स इफेक्टिवली फॉर द कंट्री। ठीक है, इतना है। लेकिन अब अगर मैं शॉर्टकट बोलूं उसका, लेट मी शेयर व्हाइट बोर्ड। देखिए ऑब्जेक्टिव का मेन होता है काम फैसिलिटेट करना, पूरा आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव लिख लीजिएगा, ये जस्ट चार्ट बना लीजिए जो कि इजिली याद रहे आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव में 2 ही काम है मेन, फैसिलिटेटिंग का और दूसरा प्रमोटिंग का। पूरा आप लोग लिखेंगे नोटबुक में, फैसिलिटेटिंग एंड प्रमोटिंग। फैसिलिटेटिंग में ऑब्जेक्टिव में क्या देखिए, क्या फैसिलिटेट करना, नंबर 1 एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, वो लिख लेंगे। ठीक है, और एक्सटर्नल पेमेंट। देन facilitating, main objective is facilitating what? External trade and external payment. Now moving to promoting. In promoting again we have to orderly development, ये मैं OD लिख देती हूँ, orderly development और orderly maintenance। ठीक है, orderly development and orderly maintenance किस चीज का? वही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। इन दोनों का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ही है इसका शॉर्टकट, जिससे आप एक डायग्राम देख के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। ओके, देन जो लोग नहीं लिखे हैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव जस्ट टू फैसिलिटेट, एंड सेकेंड वन इज प्रमोटिंग।
facilitating what? Facilitating external trade and facilitating external payment. Other than that, we are focusing on promoting what? Orderly development and orderly maintenance of what? Of foreign exchange market in India. If you are done, let me know. I'll remove this. हो गया? Yes, ma'am. Yes. विकास कुमार done? No, ma'am. नहीं हुआ है तो करिए. मैम सेकेंड वाली क्या बोले मैम? ये प्रमोटिंग. नो मैम, ये वाला है. अब ये वाला मुझे कैसे पता चले, मैं दोबारा बता देती हूँ. ऑब्जेक्टिव का दो काम, फैसिलिटेटिंग एंड प्रमोटिंग. फैसिलिटेटिंग ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड एंड फैसिलिटेटिंग ऑफ एक्सटर्नल पेमेंट. ठीक है. प्रमोटिंग में मैंने आपको बताया ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड ऑर्डरली मेंटेनेंस, ठीक है, ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया. इज इट डन? हो गया? चलिए, लेट्स प्रोसीड नाउ. अब ये होने के बाद अब हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ फेमा, यानी फेमा के अंदर हम किसको किसको कंसिडर करते हैं. तो फेमा सबसे पहले तो इंडियन सिटीजन पे अप्लाई होगा, ठीक है. और इसके अंदर इंडियन सिटीजन यानी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया किसको कंसिडर करते हैं, तो जो मोर देन 182 डेज, नंबर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, 182 डेज तक जो इंडिया में प्रिसाइडिंग ईयर में रहा है. What do you mean by preceding financial year? फाइनेंशियल ईयर यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर मोर देन 182 डेज तक रहता है वो, तो हम उसको कहेंगे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. ठीक है. फेमा डज नॉट अप्लाई टू इंडियन सिटीजन हु रेसाइड्स आउटसाइड इंडिया. ठीक है. PRI शॉर्ट में आप सुनते होंगे, PROI आप सुनते होंगे. मिट्टू कुमार, आपको क्लियर नहीं हो रहा? दो टर्म है, PRI और PROI. What is the full form of PRI? You need to write down. What is the full form of PRI? Person resident in India. And full form of PROI is person resident outside India. ठीक है. PRI is person resident in India and PROI is person resident outside India. Clear? तो फेमा PROI के लिए अप्लीकेबल नहीं है. ठीक है. अब वो कोई भी बंदा PRI है, मैं पूरा लंबा बोलूंगी नहीं कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया या पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, जस्ट PRI और PROI ही मैं बोलूंगी. ठीक है. तो PRI है कि नहीं वो चीज में चेक करने के लिए क्या करना होता है हम लोगों को, कि वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 182 डेज तक रहा है या नहीं रहा है, ये चीज हम लोग चेक करते हैं. ओके. This criteria is checked by the number of days a person stays in India for more than 182 days in the preceding financial year. Preceding नहीं समझ में आ रहा, that is previous financial year. ठीक है. जैसे अभी क्या है, 22 है, 22 से 23 के बीच में अगर हमको चेक करना है कि वो PRI है या PROI है, तो हम ये चेक करेंगे कि 21 से 22 वो कहाँ रहा है. 2021 से लेकर के इधर 22 तक वो क्या इंडिया में था, 182 डेज से पहले से ज्यादा दिन था, तो ही वो कहलाएगा इस फाइनेंशियल ईयर के लिए PRI. ठीक है. ठीक है. ठीक है. यस मैम. नो मैम. यस मैम. मैम फिर से बता दीजिए एक बार. जैसे मान लीजिए 2022 अभी चल रहा है ना, 2022 चल रहा है ना. यस मैम. यस मैम. 2022 के लिए कोई भी बंदा PRI है या PROI है, हम कैसे चेक करेंगे, तो
तो हम ये चेक करेंगे कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में यानी 2021 में वो कहाँ था, इंडिया में कितने दिन तक था। अगर 2021 में इंडिया में 182 डेज से अधिक वो है इंडिया में, तो 2022 के लिए वो PRI कहलाएगा, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। इन सिंपल टर्म, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वो इंडिया में मोर देन 182 डेज रहा है, तो वो कहलाएगा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर वो 182 डेज से अधिक इंडिया में स्टे करता है तो वो कहलाएगा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's proceed to second point now. Central government has the authority given by FEMA to impose restriction on and supervise three things which are, क्या क्या चेक करने के लिए बोला गया है, पेमेंट made to any person outside India और receipt from them। चाहे पेमेंट आप किसी बाहर वाले को कर रहे हैं या उससे रिसिप्ट ले रहे हैं या कुछ गेन कर रहे हैं, कहने का मतलब क्या, अगर आप कोई होटल है या सर्टेन सर्विस आप किसी कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया से, उसके बदले वो आपको रेम्यूनरेशन देगा, कुछ सैलरी देगा, वो सैलरी क्या कर रहे हैं आप, रिसीव कर रहे हैं ना, या फिर यहाँ से किसी को आप पेमेंट कर रहे हैं, तो दोनों के केस में आपका ये चेक होगा। ठीक है, इसके अलावा फॉरेक्स एंड फॉरेन सिक्योरिटी डील्स, फॉरेन सिक्योरिटी में क्या आ जाता है, स्टॉक हो गया, शेयर हो गया, ठीक है, ये सब जो डील करने वाला अथॉरिटी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी किसको दी है, फीमा को। किसी भी टाइप का आपको रिस्ट्रिक्शन इंपोज करना है तो यू कैन डू, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। इट इज स्पेसिफाइड द एरियाज फॉर होल्डिंग ऑफ फॉरेक्स दैट रिक्वायर्ड। Ma'am, forex means foreign exchange. हाँ, नेक्स्ट है आपका फेमा क्लासिफाइड द ट्रांजैक्शन इनटू करंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब ये करंट और कैपिटल अकाउंट क्या है वो हम आगे देखेंगे डेफिनेशन में। ठीक है, इसके अलावा आगे देखिए टू हुम इट इज एप्लीकेबल। तो सबसे पहले या देखिए, इसमें भी क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जा सकता है, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाए कि टू हुम इट इज एप्लीकेबल, या नहीं तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ फेमा। स्कोप, SCOPE, स्कोप यानी किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है और कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। ठीक है, तो किसके ऊपर एप्लीकेबल है ये देख लिए, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। एक तो सबसे पहले कि पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, डन। इसके अलावा किसी भी टाइप का ब्रांच, कोई भी ऑफिस या एजेंसी जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है लेकिन उसको ओन करने वाला और कंट्रोल करने वाला PRI है, तो अगेन उसके ऊपर फेमा एप्लीकेबल होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे मान लीजिए रिलायंस है, रिलायंस ऑस्ट्रेलिया में जाकर के खोला। ठीक है, रिलायंस का ब्रांच ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला पर्सन तो PRI है, इंडियन है, तो इस केस में भी आपका फीमा एप्लीकेबल होगा। तो किसी भी टाइप का ब्रांच, ऑफिस या एजेंसी जो इंडिया से बाहर सिचुएटेड है लेकिन कंट्रोल उसके किसके हाथ में है, PRI के हाथ में, तो अब इसके ऊपर फीमा एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और कोई भी वायलेशन इन द सेंस ऑस्ट्रेलिया में ब्रांच खोला और ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई वायलेशन हो रहा है तो अगेन फीमा यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। वहां पे कोई भी ऑफेंस अगर कर रहा है तो FEMA will be applicable. Understood? Any violation by these entities committed outside India will be covered under this act. Done? यानी पर्सन और कंपनी वो सब हम लोग चेक करते हैं। तो कंपनी पे एप्लीकेबल है कि नहीं, तो ये चेक करने का एक तरीका यही है कि वो ओन करने वाला कौन है, ये बस आप चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर ओन और कंट्रोल करने वाला PRI है तो उसके ऊपर फीमा एप्लीकेबल होगा। डन यहां तक? यहां तक डन? Yes, ma'am. अब आगे देखिए, इन जनरल फीमा इंक्लूड्स 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी। पहला तो पर्सन पे इंक्लूड होगा, दूसरा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया पे एप्लीकेबल होगा,
और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया किसको कहते हैं वो आगे देखिए। पर्सन में कौन कौन आ गया आपका, सबसे पहले इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई भी एजेंसी और ऑफिस, वो सब हम पर्सन में इंक्लूड करेंगे। पर्सन का यहाँ मतलब सिर्फ नेचुरल पर्सन से नहीं है, समझ आ रहा है अभिनव? पर्सन मतलब कोई नेचुरल पर्सन नहीं, पर्सन मतलब कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी, फर्म, एजेंसी, सब इसके अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, अब यहाँ PRI का डेफिनेशन यहाँ देखिए दिया हुआ है, पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। लेकिन हम उन सबको इंक्लूड नहीं करेंगे। किन सबको इंक्लूड नहीं करेंगे? जो यहाँ से कहीं बाहर गया है, इंडिया से बाहर गया है स्टे करने के लिए, इन 3 में से किसी पर्पस के लिए। ठीक है, और वो 3 पर्पस क्या क्या है? फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, किसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये हाईलाइटिंग वाला पॉइंट देखिएगा। हम इंक्लूड करेंगे 182 डेज वाला तो रहेगा ये सिस्टम, ठीक है। दूसरा हम किसको इंक्लूड नहीं करेंगे? जो इंडिया से बाहर गया है इस 3 पर्पस के लिए। कौन सा 3 पर्पस? या तो एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, ठीक है, फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, फॉर कैरिंग आउट आउटसाइड इंडिया बिजनेस और वोकेशन, किसी प्रोफेशन के लिए, किसी जॉब के पर्पस से, कुछ बिजनेस करने के लिए अगर बाहर गया है तो भी वो आपका हो जाएगा, कंसिडर नहीं करेंगे PRI में। फॉर एनी अदर पर्पस इन सच सिचुएशन or circumstances as would indicate his intention to stay outside India for an uncertain period, ठीक है, कि अगर हम पीरियड जस्टिफाइड नहीं है या स्पेसिफाइड नहीं है कि कितने टाइम पीरियड के लिए वो इंडिया के बाहर जा रहा है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, यानी वो इंक्लूड होगा किसमें? PROI के अंदर। ठीक है, इसको PRI हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसके अलावा हम इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे जो इंडिया आया है इनमें से किसी पर्पस के लिए, taking up employment, carry on in India or business vocation, for any other purpose, सेम चीज है, सेम तीनों है। ठीक है, नेक्स्ट, एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग पे ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये देखिए नंबर A देख रहे हैं, कैपिटल है, B, C, D, ये 3 को हम इंक्लूड करेंगे, और ये जो स्मॉल लेटर देख रहे हैं ना A और B, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, PDF जब गो थ्रू होंगे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ देख लिया, इसको हम इंक्लूड करेंगे PRI में, पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। नेक्स्ट है आपका एन ऑफिस, बिजनेस, ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, इसको हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, एन ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। जैसे मान लीजिए कौन सी कंपनी है, कोका कोला बाहर की कंपनी है, राइट? हाँ, उसका ब्रांच अगर यहाँ पे है, इंडिया के बाउंड्री के अंदर है, ठीक है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे PRI के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्रांच, किधर गया, ये तो हो गया ना। अब आउटसाइड इंडिया, तो अदर देन PRI सारा कहलाएगा आपका PROI। फाइन, इसके अलावा डेफिनेशन में, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में करेंसी है, एक्सचेंज है, सिक्योरिटी है, ये सब तो खैर कॉमन है। अब ये ऑथराइज पर्सन सिर्फ FEMA में आप देखेंगे। ठीक है, ये ऑथराइज पर्सन का क्या मतलब है? आप लोगों का दिमाग मतलब शक्ल देखने लायक है, मैं दोबारा यहाँ तक ही करके वापस से रिपीट करवाती हूँ। ऑथराइज पर्सन किसको कहते हैं, ये सुनिए। देखिए, FEMA में ये कहा गया है कि कुछ भी अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑथराइज पर्सन मतलब क्या है यहाँ पे? जिसको पावर दिया गया है आपके फॉरेन एक्सचेंज को कन्वर्ट करने का, क्योंकि आपकी करेंसी को कन्वर्ट करने का पावर जिसको दिया गया है। तो आप कहीं भी किसी से कन्वर्ट नहीं करवा सकते, किसी से भी फॉरेन एक्सचेंज आप बाय या सेल नहीं करवा सकते। ये पावर सिर्फ ऑथराइज पर्सन को ही दिया गया है। अंडरस्टूड? आपके मतलब करेंसी को एक्सचेंज करने का जो पावर है सिर्फ ऑथराइज पर्सन को ही दिया गया है FEMA में। अब बात ये आती है कि ऑथराइज पर्सन है कौन कौन FEMA में। ठीक है, तो यहाँ जो आपको दिख रहा है, ऑथराइज डीलर नंबर 1, मनी चेंजर एंड ऑफशोर बैंक। ऑफशोर बैंकिंग मतलब बाहर का कोई बैंक अगर इंडिया में खुला हुआ है तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे ऑफशोर बैंकिंग।
ठीक है। और आपका चौथा ऑथोरिटी दिया गया है एनी अदर पर्सन फॉर टाइम बीन ऑथराइज्ड टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज, यानी हम लोग आप लोग भी बन सकते हैं बशर्ते आरबीआई का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो हम फॉलो कर पाए। ठीक है। अब हाँ, नेक्स्ट और क्वेश्चन आता है कि ऑथराइज पर्सन को अपॉइंट कौन करता है। तो ऑथराइज पर्सन को अपॉइंट करने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ आरबीआई को दिया गया है। ठीक है, समझ आ गया। जो भी हम कन्वर्जन करेंगे आपके करेंसी का, या जो भी करेंसी आप होल्ड कर रहे हैं उसको हमको कन्वर्ट अगर करवाना है तो हम सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही करवा सकते हैं। और ऑथराइज पर्सन कौन कौन है? ये 4। ठीक है। ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग और एनी अदर पर्सन। अब ऑथराइज डीलर सब में भी पावर डिपेंडिंग की क्या क्या पावर दिया गया है। किसी को बाय, सेल और कन्वर्जन तीनों का पावर दिया गया है। किसी को सिर्फ बाय करने का पावर दिया जाता है, किसी को सिर्फ सेल करने का पावर दिया जाता है। ठीक है, तो उतना आपको जानना नहीं है फिलहाल, आप इतना ये जान लीजिए कि 4 पर्सन है आपको ऑथराइज पर्सन के अंदर आता है FEMA में। ठीक है, और ये भी जानना जरूरी है दैट हु अपॉइंट्स दिस ऑथराइज पर्सन, इट इज आरबीआई। ओके, ऑल राइट। ना लेट मी नो आप लोग रिटेन कर पा रहे हैं? रोशन? यस मैम। अब तक क्या क्या बताया गया? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? कितना पेज पलट रहे हैं आप? कितना पढ़ाई हो चुका भाई? लिखे थे लेकिन क्या हो गया? विनीता बताइए। मैम जब भी 2 कंट्री का ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें FEMA इंडल्ज होगा, और मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। और इंडिया से अगर करेंसी बाहर जा रहा है तो आउटफ्लो होगा, फॉरेन से अंदर आ रहा है तो इनफ्लो होगा। इसमें जो कंसर्न अथॉरिटी होती है वो RBI होती है FEMA के अंदर। गुड। और फेरा का फुल फॉर्म हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और फेरा जो है वो 1973 एक्ट है, और वो रिप्लेस हो गया था FEMA से 1999 एक्ट से। और ये काम करना स्टार्ट हुआ था 1 जून 2000 से। और फेरा जो था उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, इस वजह से FEMA को इंट्रोड्यूस किया गया था। और FEMA का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। FEMA के अंदर में जो अथॉरिटी होती है वो RBI होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जिसमें RBI का काम होता है मैनेजिंग और कंट्रोलिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है मेकिंग लॉ, और डिस्ट्रेट ऑफ इन्फोर्समेंट का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या मैम? खुश कर दिया। ओके, प्रोसीड। इसका 2 ऑब्जेक्टिव होता है। पहला होता है फैसिलिटेटिंग एंड सेकंड वन इज प्रमोटिंग। फैसिलिटेटिंग में 2 आता है, एक आता है एक्सटर्नल ट्रेड और एक आता है एक्सटर्नल पेमेंट। प्रमोटिंग में 2 आता है, एक आता है ऑर्डिनरी डेवलपमेंट एंड सेकंड वन इज ऑर्डिनरी मेंटेनेंस। और ये किसका होता है? तो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया का होता है, ये जो दोनों ऑर्डिनरी डेवलपमेंट और मेंटेनेंस होता है। अब इसका फीचर्स होता है कि अगर कोई भी पर्सन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 182 डेज अगर इंडिया में रहा है तो वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया यानी PRI के अंडर आता है, अदरवाइज वो PR ये वाला कॉन्सेप्ट आप ब्रेक दीजिए। ये कॉन्सेप्ट बताएगा कोई और? आप में मैं इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट करूँ। अब किधर गया विकास? विकास आप हैं कहाँ? यस मैम। हाँ, बताइए। जी मैम। किसको हम PRI बोलेंगे, किसको PROI बोलेंगे?
जी मैम, जो जो रुकिए रुकिए, स्कोप बताना है आपको। स्कोप यानी किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। जी मैम, मतलब ब्रांच ऑफिस एजेंसी जो PRI के द्वारा थी वो एप्लीकेबल होगा। पहले जो ऑर्गेनाइज बाहर, करिए। जी सही मैम, बोल सही रहे, जो समझे बाहर आप सही है। हाँ जो बाहर में खुला हुआ है उसका जो कंट्रोल इंडिया लोग करता है, उसी का मतलब हाँ, कंट्रोल और ओन अगर करने वाला PRI अगर है तो वो कहलाएगा। ठीक है, उसके ऊपर फेमा यस। एप्लीकेबल होगा पहला। और होल ऑफ इंडिया जी मैम, छोड़ के जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ विकास। जी मैम, इस पे होगा जो काची बोलते हैं, इंक्लूड नहीं होगा। टैकिंग एम्प्लॉयज होता है, आउटसाइड का होता है, MC वगैरह। नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। यस मैम। होगा। गुड, इट इज Yes, एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया। चलिए यहाँ तक सही बोले हैं। अब गुलशन तो खैर अभी अभी आया है। अभिनव आप बताइए, ऑथराइज पर्सन में हम किसको कंसीडर करते हैं। हम ऑथराइज पर्सन में फोर पार्टी ऑफिस में बोला ऑथराइज डीलर, दूसरा मनी चार्जर और थर्ड ऑफ मनी चेंजर है, चार्जर नहीं है। हाँ, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग मतलब ठीक है। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट मतलब फॉरेन बैंक जो इंडिया में, बिल्कुल सही। बाहर का बैंक इंडिया में। और फोर्थ में कोई भी पर्सन जो मतलब लिमिटेड टाइम के लिए उसके पास अथॉरिटी है, RBI से अथॉरिटी लिया है एक 22 शेयर और एक्सचेंज करने। गुड, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आगे आज ही मैं बता दूं, हैंडल कर पाएंगे, आगे बढ़ा जाए। नो मैम। नो मैम। अच्छा ठीक है, यहाँ तक पढ़िए PDF, लेकिन मैं आज ही भेज देती हूँ PDF। आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाइए, फिर आगे। मैम वो टाइप्स ऑफ कंपनी वाला आपने भेजी PDF। अच्छा, नोट्स बनाना है मैम। तुरंत भेज देती हूँ। ठीक है मैम, आपका ऑफलाइन क्लास कब से है मैम? ऑफलाइन क्लास बताया तो, ये फर्स्ट सेम का हो जाने दीजिए, फिर मैं बात करती हूँ। ठीक है, क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है। मैम, हम लोग आपका क्लास ही नहीं ज्वाइन कर पाते मैम। छुट्टी कितने बजे हो रही है आप लोगों की। घर आते आते टाइम लग जाता है मैम। जस्ट घर अभी 10-15 मिनट पहले हम घर आए, उसके बाद तुरंत ऑनलाइन क्लास में। MWF में अपना शेड्यूल बताइए। हाँ, MWF में अपना शेड्यूल बताइए। 8 से मैम 3 से 4 होता है सोनी मैम का ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में वही 8 से 8 से 1। 8 से 1। नहीं, MWF में मैं पाटलिपुत्रा में हूँ, तो उसमें शेड्यूल क्या है आप लोगों की क्लास का, कितने बजे से कितने बजे क्लास होता है। MWF में पूछ रही हूँ, MWF में सोनी मैम का तो क्लास नहीं होता होगा। आवाज आ रही है मेरी। होता है मैम, ऑनलाइन होता है। यस मैम। हाँ मैम, ऑनलाइन क्लास होती है मैम उनका ऑनलाइन होता है 3 से 4, ऑफलाइन में 8 से 1। ऑफलाइन में 8 से 1 बजे तक। 1 अच्छा, 1 बजे तक है। अच्छा, इन लोगों का एग्जाम अभी तुरंत ही होने वाला है, तो मेरा स्लॉट जो खाली होगा वो स्लॉट में मैं देखती हूँ आपको, इन लोग का कौन सा क्लास है, मैनेज करती हूँ मैं। ठीक है, 11 तारीख से इन लोग का एग्जाम हो जाएगा, फर्स्ट टाइम वालों का, फिर मैं देखती हूँ। कल से तो हफ्ते तक बंद हो जाएगा मैम, क्योंकि नोटिस तो यही आया था, तो आपका क्लास नहीं होगा। नहीं, ये वाले में तो हम लोगों का तो कभी ऑफलाइन हुआ ही नहीं है ना, तो जो ऑनलाइन हो रहा है वो तो ऑनलाइन ही हो रहा है। जो ऑफलाइन होता था उसमें जो आपका जूम के थ्रू कनेक्ट होते थे वो नहीं होगा।
ओके। अच्छा कुछ ही दिन और है, बाकी इन लोग का तो पेपर 11 को ही होना है, तो शायद स्टडी लीव वगैरह जब होगा उसी दिन मैं बात करती हूँ। नहीं अटेंडेंस बहुत लोग मार्क क्यों नहीं दिए, क्यों? ये आप लोग आदत सीख लिए हैं, क्लास करेंगे लेकिन मार्क के दिन गायब हो जाएंगे। नेट का कुछ इश्यू हो रहा है, कनेक्टिविटी स्लो हो रहा है, इसलिए अगर हो गया एक्टिव तो ठीक है, नहीं तो कोई ये लेके रख लीजिए स्क्रीनशॉट पार्टिसिपेंट में जाके। रोल 1 2 3 4 5 present ma'am 4 I present, ma'am. 6 Present, ma'am. 6. 7 8 9 10 11 12 yes ma'am 10 ma'am 10 Yes, ma'am. ओके 11 12 11 भी है शायद, 2 पल्लवी है क्या क्लास में? Yes, ma'am. 11. मतलब मुझे याद रखना होता है क्या? 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Yes, 22 ma'am. 18 ma'am. ठीक है 16 भी हैं, present ma'am 21 ठीक है 21 ma'am हो गया 22 23 Ma'am, 18. 18 हो चुका है भाई, स्क्रीन तो शेयर की हुई है, देख लीजिए 23 ma'am सुना है हाँ ma'am नहीं दिख रहा था 15 50 23 24 25 26 present ma'am 24 present ma'am 25 ठीक है 26 27 28 29 30 25 है 28. Yes, ma'am. 28. 28 डन 25 ऑलरेडी हो चुका है 30 31 32 33 Yes, 34 ma'am. 32. 34, yes, ma'am. ठीक है 35 36 37 Yes, ma'am. 37. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 44, ma'am. 48 present
और 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. मैम 54। दोनों ज्योति मैम गायब 51 मैम। 55, 56 not there. 57, 58, Yes, ma'am. 59, 60, 61, यस मैम 60 63, मैम 64. 62 में प्रेजेंट में है। सनी देव, आजकल आपका डिस्कशन नहीं होता है। 63, 64, 65, 66, मैम बोल रहे 67. हैं मैम। मैम 66 उसका कुछ नेटवर्क इश्यू है। Okay, 67, 68, 69, मैम 70. 68। मैम हम्म, मैम बोल रहे हैं ना, ट्यूसडे को ना मैम क्लास किए थे, कुछ कारण से ना मैम लास्ट में ना डिस्कनेक्ट हो गया, तो अटेंडेंस नहीं बन पाया था मैम ट्यूसडे को। कौन है? मैम 62 मैम सनी देव। ट्यूसडे को तो मार्क्यू था। नहीं मैम, क्लास में जैसे मैम हम आपका हमने किए थे, मतलब कि अटेंड मतलब किए थे बस, मतलब लिंक पे ज्वाइन किए थे, फिर डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। मार्क्यू दिए थे कि नहीं दिए थे? मैम मार्क्यू तो नहीं दिए थे, बस हुआ था, तो फिर नेट के कारण डिस्कनेक्ट हो गया था मैम। जो लोग मार्क्यू दिए उन्हीं का अटेंडेंस बना है। तो मैम मार्क्यू में मैं छूट गया, तो कब दे सकते हैं मैम? कितने लोग का मार्क्यू बचा हुआ है? रुकिए, अटेंडेंस कंप्लीट करने दीजिए। 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Yes, ma'am. 92, ma'am. Yes, ma'am. 91. 93, Yes, ma'am. 93. 94, 95, 96, यस मैम 96। 97, 98. मैम हो गया? 89 का बना दीजिए, इसका माइक उसका नेटवर्क इशू है, नहीं वो आवाज नहीं आ रहा है इसका। 89। अब बताइए कितने का मार्क्यू बचा हुआ है? कितने लोग नहीं दे पाए? यहाँ पे हैंड रेस करिए। तीन जन, 4। तो नेक्स्ट क्लास शुरू होते ही एक बार याद दिला दीजिएगा, ठीक है? पहले मार्क्यू लेके फिर आप क्लास प्रोसीड करेंगे हम लोग। ज्यादा नहीं है तो 4 लेने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है? लेकिन शुरू में याद दिला दीजिएगा। ऑलराइट। और भी अगर कोई बचे हुए हैं आपके फ्रेंड लोग, उनसे भी बात कर लीजिए नेक्स्ट क्लास में। लेकिन ये नेक्स्ट क्लास ये लास्ट चांस होगा, ठीक है? अब फिर नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे मेरा बच्चा हुआ है, तो इस तरीके से तो होता नहीं है। मार्क्स अपलोड ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो जस्ट प्रिंट निकालने से पहले बेटर है आप लोग यानी कल परसों होगा ना क्लास अपना, तो परसों आप लोग दे दीजिए मार्क्स। परसों विल बी द लास्ट डे, ओके? उसके बाद फिर कंसिडर नहीं होगा। तो अपने फ्रेंड लोग को भी इन्फॉर्म कर दीजिए, जिसका बच्चा हुआ है दे देंगे। ऑलराइट, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू मैम।